में हमने मिट्टी के परिभाषा, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी के कितने परत होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में हमने मिट्टी के परिभाषा, मिट्टी के कितने प्रकार, मिट्टी के कितने परत होते हैं उनके बारे में पढ़े थे। तो मिट्टी के परिभाषा में क्या बताया था कि भूमि के ऊपर पाए जाने वाले दानादार परत को ही मिट्टी कहा जाता है। भूमि के ऊपर पाए जाने वाले दानादार परत को ही मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद से बताया था कि मिट्टी का उसके बाद से कहा था कि इसका निर्माण चट्टानों के टूटने, पेड़ पौधे, वनस्पतियों के सड़ने के कारण ही मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद से बताए थे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। यह भी बताया था, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान, हिंदी में मृदा विज्ञान कहा जाएगा। उसके बाद से मिट्टी की 5 परतें बताए थे कि मिट्टी की 5 परतें होते हैं होरिजोन ओ, होरिजोन ए, होरिजोन बी, होरिजोन सी और होरिजोन आर। होरिजोन ओ में बताया होगा कि इसमें कौन सी, इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है या भूमि की सबसे ऊपर परत पाई जाती है। उसके बाद से बताए होंगे कि होरिजोन ए, इसमें कौन सी, इसमें खेती की जाती है और इसमें कौन सी छोटे पेड़ पौधे, जीव जंतु इसी में रहते हैं और छोटे पौधे के जड़ों भी यहीं तक आया जाता है। उसके बाद से मैं बताया होगा कि होरिजोन ए, बी, सी। उसके बाद से मैं बताया होगा होरिजोन ए, होरिजोन बी, उसके बाद से होरिजोन सी, होरिजोन ए, होरिजोन बी। उसके बाद से होरिजोन सी, होरिजोन बी, हाँ होरिजोन बी में क्या होता है कि इसमें यहाँ तक बड़े पेड़ों की जड़ें होरिजोन बी तक आई रहती हैं। उसके बाद से होरिजोन छोटे पेड़ों की जड़ें होरिजोन ए तक, और उसके बाद से होरिजोन सी जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है, होरिजोन सी परत। और उसके बाद से बताए होंगे कि होरिजोन डी, इसमें चट्टान पाए जाते हैं। होरिजोन डी चट्टान होती है, भी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। उसके बाद से मैं बताऊंगा कि मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है, एक बताए होंगे कि स्थानबद्ध मिट्टी, एक होती है स्थानांतरण मिट्टी। तो उसमें भी बताएंगे कि स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण बताएंगे कि लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद से स्थानांतरित मिट्टी के बताएंगे जलोढ़ मिट्टी। तो कल मैं बता दिया था जलोढ़ मिट्टी तक के बारे में, आज मैं बता रहा हूँ लाल मिट्टी से बारे में। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो यह लाल मिट्टी वहाँ पर पाई जाएगी जहाँ पर मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्षिण भारत के इस राज्य को, क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा जहाँ कम मात्रा होगी वहीं पर यह लाल मिट्टी पाई जाएगी। अब लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, कई बार क्वेश्चन होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी यह खेती के लिए उतना उपयुक्त नहीं होती है। यहाँ पर मुख्यतः खनिज पाई जाती है। वो भी खनिज में कौन कौन से पाया जाएगा, वो भी सबसे ज़्यादा इसमें आयरन पाया जाता है और सिलिका पाया जाता है। यह मुख्यतः कहाँ पर पाए जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में ही हम लोगों का लाल मिट्टी पाया जाएगा। उसके बाद से यह इसमें जल को सोखने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है लाल मिट्टी में। तो क्वेश्चन पूछता है कि जल को सोखने के सबसे ज़्यादा क्षमता किस मिट्टी में है। तो जल को सबसे ज़्यादा सोखने की मिट्टी लाल मिट्टी में होती है। ऐसे लाल मिट्टी को ही जलयोजित मिट्टी कहा जाता है। ऐसे ही लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा किस मिट्टी को पीली मिट्टी कहा जाता है, तो लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः किस खेती की जाती है, तो इसमें मुख्यतः बाजरे की खेती की जाती है। और उसके बाद से आता है लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी के बारे में लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी उस जगह पर निर्माण होता है जहाँ पर वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक हो तथा बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, वहीं पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात इसे ही मखमली मिट्टी भी कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी को। उसके बाद से इसका लेटेराइट मिट्टी का मुख्य रूप से निर्माण निच्छालन प्रोसेस से होता है। अब निच्छालन प्रोसेस क्या होता है कि जैसे जब निच्छालन या लीचिंग प्रोसेस, अब निच्छालन या लीचिंग प्रोसेस होता है कि जिसमें जैसे यहाँ पे पूरा देखिए कंकड़ है, यह कंकड़ है और ऊपर से मिट्टी का हल्का परत है। तो जब बारिश होगा तो मिट्टी जो होगा उस कंकड़ के नीचे धंस जाएगा और जो कण होगा वह ऊपर उठ जाएगा। इसी को ही लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है। यह ऊपर से तो पथरीली दिखती है लेकिन अंदर से बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ पर इस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा उपस्थित रहती है। लौह ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण ही लेटेराइट मिट्टी को लाल मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद से यह कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर केरल में, उसके बाद से तमिलनाडु में, उसके बाद से
महाराष्ट्र में, उसके बाद से कर्नाटक में, और उसके बाद से उड़ीसा और मेघालय क्षेत्र में। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है? तो लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है, मसाला का उत्पादन होता है, उसके बाद से काफ़ी का उत्पादन होता है, उसके बाद से इलायची, इन्हीं सभी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसीलिए भारत का मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? तो भारत में मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। आइए देखते हैं उसके बाद से पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? यह मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, जहाँ पर पर्वत होंगे वहीं पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा यह मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो हम लोगों के पाई जाएगी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से लद्दाख में पाई जाएगी, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी, उसके बाद से उत्तराखंड में पाया जाएगा, उसके बाद से यहाँ पर सिक्किम में पाया जाएगा, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश पाया जाएगा। यहाँ पर खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यहाँ पर जो ढलान वाली खेती होती है, जैसे चाय की खेती हो जाएगी, यहीं पर चाय ढलान वाली जगहों पर, जैसे सेब की खेती हो जाएगी, नाशपाती की खेती हो जाएगी, चाय की खेती हो जाएगी। अब उसके बाद से यहाँ पर वनस्पतियाँ भी बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। यहीं पर अल्पाइन वृक्ष कहाँ पाई जाती है? यहीं पर्वतीय मिट्टी में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा अल्पाइन वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? तो पर्वतीय मिट्टी में पाई जाएगी। उसके बाद से आता है दलदली मिट्टी। और दलदली मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है वहीं पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर दलदली मिट्टी और कौन सी वनस्पतियों के सड़ने गलने से भी दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में, दलदली मिट्टी में सबसे ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा होती है। यह पाया जाता है दलदली मिट्टी यहाँ पर मान लीजिए कच्छ केरल में पाया जाएगा, कुछ केरल में पाया जाएगा, और कुछ उत्तराखंड में पाया जाता है, कुछ पंजाब में भी। उसके बाद से आते हैं हम लोग का मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी किसे कहेंगे? मरुस्थलीय मिट्टी को ही बलुई मिट्टी कहा जाता है। इसमें नमी की बहुत कमी होती है, इसमें जल को सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय मिट्टी, हमारे मरुस्थल कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में ही पाया जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, इसी क्षेत्र में, राजस्थान के यहाँ पर गुजरात में पाया जाएगा, कुछ राजस्थान में तो पाया जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए आपका पंजाब में भी कुछ पाया जाएगा, कुछ हरियाणा में पाया जाएगा। यह मरुस्थलीय मिट्टी, यहाँ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। मोटे अनाज में जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इन सब का उत्पादन होता है। सरसों का उत्पादन में राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन। उसके बाद से यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे यहाँ पर खजूर का बीज पाया जाता है, बबूल का पाया जाता है, उसके बाद से कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। उसके बाद से आते हैं, देखते हैं लौड़ी मृदा। लौड़ी मृदा का जैसे, लौड़ी मृदा का मतलब नमक, जैसे नमक वाला मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो लौड़ी मृदा की प्रकृति, लौड़ी मृदा जहाँ पर नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वहीं पर पाया जाएगा। अब यह मुझे देखिए, लौड़ी मृदा को ही दूसरा नाम होता है रेह कलर या ऊसर मृदा भी कहा जाता है। लौड़ी मृदा को ही रेह या कलर या ऊसर मृदा कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं रेह मृदा किसे कहा जाता है? लौड़ी मृदा को ही रेह मृदा कहा जाता है। इसकी और उसके बाद से इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पे कच्छ केरल में ही यहाँ लौड़ी मृदा पाई जाती है। इसीलिए हम लोग का भारत का नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गुजरात के भावनगर में है। नमक अनुसंधान केंद्र गुजरात के भावनगर में है। उसके बाद से आते हैं कि एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फसल उगाने के लिए फसल का पीएच मान, भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो फसल उगाने के लिए भूमि का पीएच मान हम लोगों का 6 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। 6 से लेकर 7.5 यह पीएच मान जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन है। और इसमें कितना होता है? 1 से लेकर 14 तक इसमें संख्या दिया रहता है। 0 से लेकर 7 तक को अम्लीय कहा जाता है, और उसके बाद 7 से लेकर 14 वाले को, 7 से ऊपर वाले को क्षारीय कहा जाता है, जो बीच में होता है उसे उदासीन कहा जाता है। उसके बाद से आता है हम लोगों को फसल। अब अम्लीय मृदा, क्वेश्चन पूछता है कि मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद से क्वेश्चन पूछता है कि मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और ये देखते हैं कि फसल उगाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो फसल उगाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात होना चाहिए 4:2:1 का। 4:2:1 का। उसके बाद से बीज रोपण के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का क्या अनुपात होना चाहिए? तो इसके लिए अनुपात होना चाहिए 1:2:1। यहीं से क्वेश्चन आता है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है।